गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिजीज की बात करेंगे। डिजीज या रोग, ठीक है ना, ये सभी प्रकार के परीक्षाओं में आने वाला जनरल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक। परीक्षा आप चाहे कह ले स्नातक स्तरीय अथवा इंटर स्तरीय या कोई भी परीक्षा ले ले जो कमीशन द्वारा भी होते हैं, उनमें डिजीज से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। ज्यादातर सवाल कुछ टाइप पर ही केंद्रित रहते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर बीमारी किस पैथोजेंस के कारण होती है, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोन से होती है। एक तरह का प्रश्न ये हो गया। दूसरा तरह का प्रश्न ये हो गया कि लक्षण से संबंधित, ठीक है ना, अगर कोई बीमारी के लक्षण आपको दे दिए जाते हैं उसमें सही अथवा गलत आपको चुनना होता है। फिर तीसरा जो टॉपिक ये होता है कि इसमें से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया के कारण नहीं है, वायरस के कारण नहीं है, आपको ऐसा मिलान करना पड़ता है अथवा ऐसा आपको ग्रुप खोजना पड़ता है। तो ज्यादातर सवाल जो होते हैं ना वो कुछ टाइप के प्रश्नों की इर्द गिर्द ही घूमते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बीमारी की कुछ बेसिक से चीजों को देखेंगे। जो इसके एडवांस बातें हैं हम लोग आगे की वीडियोस में उसको करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिजीज के बेसिक्स को लेकर के, ठीक है ना। आज हम लोग डिजीज के कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ये प्रति वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए ये जो दिवस वाला जो प्रश्न होते हैं ना ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ही बार बार आपको ये चीज देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है ना, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया। अब हम बात करते हैं उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने डिजीज के फील्ड में अपना योगदान दिया। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक होंगे और उनसे जुड़े हुए सवाल आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस श्रेणी में हिप्पोक्रेटस की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिप्पोक्रेटस की। हिप्पोक्रेटस को ना चिकित्सा का पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है ना, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेटस इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, ये चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। चलिए तो इस तरह के रिलेटेड सवाल आपको बारंबार देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर फील्ड के जनक कौन है, पर्टिकुलर फील्ड को किसने प्रतिपादित किया था। सवाल पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन जवाब एक ही तरह से होता है। चलिए सेकंड हम वैज्ञानिक की बात करते हैं लीवेनहॉक। सेकंड वैज्ञानिक की बात करते हैं, ठीक है ना, लीवेनहॉक। चलिए देखते हैं कि लीवेनहॉक ने क्या किया, ठीक है ना। लीवेनहॉक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, ठीक है ना। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के खोजकर्ता के रूप में लीवेनहॉक एक फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, जिन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था। तो ये बैक्टीरिया के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। लीवेनहॉक को कहते हैं बैक्टीरिया का खोजकर्ता। सवाल ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो उसका नाम है लीवेनहॉक। चलिए तीसरा हमारा जो वैज्ञानिक है वह है आइनोवस्की। आइनोवस्की ये एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया नहीं, वायरस, ठीक है ना। आइनोवस्की ने ना वायरस की खोज किया था। तो वायरस के खोजकर्ता के रूप में, ठीक है ना, आइनोवस्की जाने जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वह है रॉबर्ट कोच। फेमस नाम है ये, साइंटिस्ट की दुनिया में एक फेमस नाम है रॉबर्ट कोच। देखिए रॉबर्ट कोच का क्या योगदान है, ठीक है ना, डिजीज फील्ड में रॉबर्ट कोच का क्या योगदान है। इन्होंने जर्म्स थियरी ऑफ डिजीज दिया था, यानी कि रोग का कीटाणु सिद्धांत, ठीक है ना। ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रोग का कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो वो नाम है रॉबर्ट कोच, ठीक है ना। तो इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं जर्म्स थियरी ऑफ डिजीज, ठीक है ना। और इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो हम लिख सकते हैं रोग का कीटाणु सिद्धांत। देखिए रॉबर्ट कोच का और भी योगदान है, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले
ये बताया था कि बीमारी जो एंथ्रेक्स है जानवरों में जो होती है, एंथ्रेक्स बीमारी ह्यूमन में नहीं होती है, जानवरों में होती है, और इसका मूल कारण जीवाणु होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जानवरों में एंथ्रेक्स बीमारी का पता किसने लगाया? जानवरों में जो एंथ्रेक्स बीमारी थी, ठीक है ना, इसका पता लगाने वाले भी रॉबर्ट कोची थे, ठीक है ना। इन्होंने पता लगाया कि जो जानवरों में, खास तौर पर इन्होंने सबसे पहले भेड़ में देखा कि भेड़ में जो एंथ्रेक्स बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। चलिए, ये रॉबर्ट कोची थे जिन्होंने ये बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी कि टीबी के जो बीमारी है, जो टीबी बीमारी है वो माइकोबैक्टीरियम के कारण होती है। इसका भी पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच का योगदान कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ना। तो ये टीबी के कारण के रूप में पता लगे कि टीबी का कारण कौन होता है, तो माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना, जो जीवाणु है वो टीबी के मतलब मेन कारण है। चलिए कुछ हम और साइंटिस्ट को देखते हैं जिन्होंने डिजीज के फील्ड में अपना योगदान दिया। चलिए हम बात करते हैं, तो एडवर्ड जेनर बहुत ही फेमस नाम। अब हम आते हैं, अगला जो साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया भाई? तो एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक, वो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीका का खोज की। ये स्मॉल पॉक्स पहला बीमारी था, ठीक है ना, जिसका टीकाकरण का खोज किया गया, ठीक है ना। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया? स्मॉल पॉक्स के ये वैक्सीन की खोज की है, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की, ठीक है ना। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इनका एक और नाम है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आप समझते हैं, शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इम्यूनोलॉजी कहलाती है। तो इनको माना जाता है एडवर्ड जेनर को कि ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। चलिए एक और नाम है ई साल्क। साल्क आप केवल समझे, ठीक है ना। साल्क ने क्या किया भाई? तो इन्होंने पोलियो का टीका बनाया। पोलियो की वैक्सीन का खोजकर्ता कौन थे? तो वो इस साल्क हैं। देखिए, हम उन साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिनका योगदान, ठीक है ना, डिजीज के फील्ड में है। इसके बाद हम आते हैं, एक साइंटिस्ट है लुईस पास्चर, ठीक है ना। लुईस पास्चर ने क्या किया? थोड़ा सा ये देखते हैं। इन्होंने रेबीज के टीका, ठीक है ना, जो कि हाइड्रोफोबिया के खिलाफ दिया जाता है रेबीज, ठीक है ना। तो वो रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? तो रेबीज के वैक्सीन, ठीक है ना, का खोज किसने किया था? तो वो लुईस पास्चर थे। चलिए, तो ये तीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टीका बनाया। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाया। स्मॉल पॉक्स सबसे पहला बीमारी था जिसका टीका का खोज किया गया, ठीक है ना। इसके बाद ई सॉल्क जो थे, इन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनाई, और इसके बाद लुईस पास्चर ने रेबीज की वैक्सीन बनाई। रोनाल्ड रॉस अगला हमारा जो वैज्ञानिक का नाम है वो है रोनाल्ड रॉस। चलिए, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो मलेरिया, ठीक है ना, मॉस्किटो के कारण होती है। मतलब कि मलेरिया मॉस्किटो का रिलेशनशिप किसने स्थापित किया? इन्होंने सबसे पहले बताया था कि मॉस्किटो के कारण ही मलेरिया होता है, और जो फीमेल जो एनोफिलिस जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम की वो वाहक है। तो इन्होंने सबसे पहले मलेरिया और मॉस्किटो के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया। तो ये वैज्ञानिक है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है डिजीज के फील्ड में। चलिए हम लोग आगे लेके चलते। अब इस वीडियो सेशन में हम दो टर्म से आपको वाकिफ कराते हैं, ठीक है ना। एक शब्द है पैथोजन, एक शब्द हमारा है पैथोजन। पहले ये जानते कि पैथोजन क्या होता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं तो जर्म्स कहते हैं, और अगर हिंदी की बात करें तो ये रोगाणु होते हैं, ठीक है ना। ये पैथोजेंस कौन होते हैं? तो ये पैथोजेंस वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जो कि डिजीज पैदा करते हैं। ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। ये पैथोजेंस आप इसको जर्म्स भी कह सकते हैं अथवा रोगाणु भी कह सकते हैं। ये वैसे जीव होते हैं जो कि डिजीज को पैदा करते हैं, ठीक है ना। जो मुख्य पैथोजेंस कौन कौन है, कौन कौन रोगाणु है जो कि डिजीज पैदा करते हैं, तो उसमें नाम आता है बैक्टीरिया,
ठीक है ना, वायरस, ठीक है ना, हम ले सकते हैं प्रोटोजोअन्स, तो प्रोटोजोअन्स हम ऐसे कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं फंजाई, ये सब क्या है, ये सब जो है ना ये रोगाणु का काम करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा जो शब्द है जिसका काम आगे होगा वो है होस्ट या कैरियर, ठीक है ना, होस्ट या कैरियर कहते हैं, मतलब वाहक, इसको आप हिंदी में अगर कहें तो वाहक। ये कौन से ये होते हैं, देखिए ये वैसे जीव होते हैं, ठीक है ना, जो कि अपने साथ पैथोजेंस को लेके चलते हैं। अब ये पैथोजेंस माने कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया तो किसी के साथ चलेगा, ठीक है ना, तो वो जो जिसके साथ चलेगा वो कैरियर कहलाएगा या होस्ट कहलाएगा, ठीक है ना, हिंदी में उसको वाहक हम कह सकते हैं। थोड़े से देर में हम लोग देखेंगे कि कौन से कैरियर इस तरह के पैथोजेंस को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो चलिए अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अब सेशन शुरू हो रहा है। ये तो इंट्रोडक्शन था, अभी मैंने बात किया कि इस किस वैज्ञानिक ने क्या योगदान दिया, फिर हम लोगों ने दो शब्द को देखा, पैथोजेंस और कैरियर, या उसको होस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसके जो कि मतलब अपने अंदर पैथोजेंस को रखते हैं और वो फिर डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। तो अब हमारा जो बात होगा वो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे क्या कहते हैं पैथोजेंस हैं, ठीक है ना, जो कि अपने साथ कैरियर रखते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरियर होंगे जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं और वो स्पेसिफिक रोग को जन्म देते हैं। तो ये जो अभी जो बात होने वाला है ना, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए चलते हैं, एक हमारा पहले हम इसको यहां समझ लेते हैं, हमारा यहाँ होस्ट रहेगा, होस्ट कहें या कैरियर कहें या वाहक कहें, ठीक है ना, चीज एक ही है, शब्द अलग अलग है। चलिए हमारे इधर जो रहेंगे वो पैथोजेंस होंगे, पैथोजेंस मतलब रोगाणु आप इनको कह सकते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा डिजीज ये पैदा करते हैं, ठीक है ना, ये किस डिजीज किस तरह के रोग को ये जन्म देते हैं। चलिए तो हमारा एक होस्ट है सीसी फ्लाई, ठीक है ना, ये नाम है सीसी फ्लाई, इसको हिंदी में भी हम यही लिखेंगे सीसी फ्लाई, ठीक है ना। ये अपने साथ क्या लेके चलते हैं, तो अपने साथ ट्रिपेनोसोमा, ठीक है ना, ट्रिपेनोसोमा नाम के एक पैथोजेंस को लेके चलते हैं, जो कि ये क्या प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, ये जो ट्रिपेनोसोमा जो है ये क्या प्रोटोजोआ है, और ये कौन सी बीमारी को पैदा करते हैं, तो ये अनिद्रा की मतलब निंद्रा की बीमारी है ना, स्लीपिंग सिकनेस, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये निंद्रा की बीमारी पैदा करते हैं। तो बहुत यहां से इंपॉर्टेंट से ये सवाल बन सकता है कभी, बहुत स्पेसिफिक ये आपको हो सकता है कि आपसे ये ना पूछा जाए कि ट्रिपेनोसोमा कौन सा बीमारी पैदा करता है, हो सकता है आपको ये पूछ दिया जाए कि अनिद्रा की बीमारी, सॉरी निंद्रा की बीमारी किस कारण से होती है, सीसी फ्लाई, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्लाई भी तो कई किस्म के है ना, फ्लाई भी कई किस्म के हैं, तो कौन से फ्लाई कौन से रोग को जन्म देते हैं, पहले इसको देखा जाए। मक्खी तो रोग के वाहक होती है, ठीक है ना, ये वाहक है, ठीक है ना, ये वाहक है, लेकिन कौन सी मक्खी किस रोग को जन्म देते हैं, हम लोग अभी वही बात कर रहे हैं। सीसी फ्लाई एक्चुअली ये जानते हैं ये अफ्रीकन डिजीज है, ठीक है ना, ये जो स्लीपिंग सिकनेस है जो कि सीसी फ्लाई कैरी करती है, ज्यादातर ये अफ्रीकी देशों में ऐसी कॉमन फ्लाई आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला बड़े सैंड फ्लाई, ये सीसी फ्लाई था, अब हम चलते हैं सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई किसकी वाहक है, लेशमानिया, देखिए ये लेशमानिया क्या है, लेशमानिया एक प्रोटोजोअन है, ठीक है ना, ये प्रोटोजोआ फैमिली से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और ये पैदा करते हैं कालाजार, कालाजार के वाहक। अब यहां से इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि कालाजार की वाहक सैंड फ्लाई, कालाजार के लिए जिम्मेदार पैथोजेंस लेशमानिया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है उसको कहते हैं फीमेल एनोफिलिस, ठीक है ना, फीमेल एनोफिलिस, जिसको मादा एनोफिलिस भी कहते हैं,
एनोफिलीज, चलिए ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। अपने साथ ये क्या लेके चलते हैं, कौन सा पैथोजेंस लेके चलते हैं, तो अपने साथ ये पैथोजेंस लेके चलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, अपने साथ ये पैथोजेंस लेके चलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये भी क्या है, प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ है, ये सब प्रोटोजोआ समूह के ये सब पैथोजेंस हैं। ओके, तो ये फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो का ये है टाइप है, ठीक है ना। तो फीमेल जो एनोफिलीज जो मॉस्किटो है ये क्या पैदा करता है, हम लोग पढ़ते है ना, बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, ये मलेरिया पैदा करता है। ये किसका वाहक होता है, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो किसका वाहक होता है, ट्रिपैनोसोमा नहीं, लेशमानिया नहीं, ये वाहक होती है प्लाज्मोडियम की, ठीक है ना, जो कि मलेरिया पैदा करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है क्यूलेक्स, ये मॉस्किटो की वैरायटी है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है ना, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है ना। इसको ये किस तरह के पैथोजेंस के वाहक हैं, तो ये पैथोजेंस का नाम है उचेरिया, ठीक है ना, इसका नाम है उचेरिया, जो कि नीमाटोड्स हैं, ठीक है ना, ये नीमाटोड ये कैटेगरी में आते हैं। नीमाटोड के बारे में हम आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे। तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो उचेरिया पैथोजेंस के वाहक हैं। और ये ये कौन सा डिजीज पैदा करते हैं, तो फाइलेरिया, ठीक है ना, ये इनके काटने से क्या होगा, फाइलेरिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एडिस मॉस्किटो। अब देखते हैं एडिस मॉस्किटो जो होते हैं ये भी उचेरिया, ठीक है ना, उचेरिया के दोनों वाहक हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। क्यूलेक्स मॉस्किटो भी उचेरिया को कैरी करता है, एडिस मॉस्किटो जो है ना, इस मॉस्किटो की वैरायटी है, इसका हिंदी भी यही होगा, क्यूलेक्स का हिंदी क्यूलेक्स। आप शुद्ध हिंदी की तरफ नहीं जाइए, देखिए ये जो बायो वाला जो बात है ना, ये बहुत कुछ हम लोग इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हैं, हिंदी भी कम कठिन नहीं है। अगर आप हिंदी की तरफ जाइएगा तो हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे शब्द सुनेंगे जो आपको पहली बार सुनाई देगा। तो मेरा मानना यही है कि आप इसको अंग्रेजी में बेहतर तरीके से, अगर आप अंग्रेजी कमजोर भी है तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से एक बार फिर से क्लियर कर लिया जाए, क्यूलेक्स मॉस्किटो वुचेरिया नामक पैथोजेंस की वाहक है, ठीक है। और ये क्या पैदा करता है, फैलेरिया पैदा करता है, उसमें पैर वगैरह क्या होता है, सूज जाता है, ठीक है ना, और एक निश्चित टाइम पर आपको बुखार भी आएगा। चलिए एडिस मॉस्किटो क्या ये पैदा करेगा, ये येलो फीवर है ना, इसको पीला ज्वर भी कहते हैं। तो ये क्या पैदा करते हैं, येलो फीवर, हिंदी आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये पीला ज्वर पैदा करते हैं। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम लोग देख रहे हैं कि ये होस्ट है, ठीक है ना, ये होस्ट है। तो होस्ट अपने साथ क्या लेके चल रहा है, कौन सा पैथोजन, कौन सा होस्ट कौन सा पैथोजन लेके चल रहा है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होस्ट है, ये पैथोजन है, और उनसे ये निकलने वाले डिजीज है। एक बार बात को फिर से, जो सीसी फ्लाई है ना, इसका हिंदी है सीसी फ्लाई, वही हिंदी है। ट्रिपैनोसोमा ये पैथोजेंस लेके चलते हैं, और ये स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी पैदा करते हैं। ज्यादातर ये बीमारी जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज में कॉमन है। सैंड फ्लाई ये लेशमानिया नाम के प्रोटोजोआ को कैरी करते हैं, और ये क्या पैदा करते, कौन सी बीमारी, काला ज्वर, तो बहुत ही हमारे देश में ना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, काला जार, सॉरी काला जार है ना, बहुत ही कॉमन बीमारी है। चलिए मादा जो एनोफिलीज जो मॉस्किटो है ये, ठीक है ना, ये मॉस्किटो है, ये क्या अपने साथ कैरी करते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को कैरी करते हैं, जो कि मलेरिया उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या ये कैरी करते हैं, ये वुचेरिया नाम के ये पैथोजेंस को कैरी करते हैं, जो कि फाइलेरिया को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। फाइलेरिया में क्या होता है ना, इसमें पैर वगैरह सूज जाता है। और एडिस मॉस्किटो क्या करते हैं, ये येलो फीवर पैदा करते हैं, ये भी उचेरिया, यानी कि उचेरिया दोनों द्वारा ढोए जाते हैं, क्यूलेक्स और एडिस द्वारा। चलिए रैट, अब हम आगे बढ़ते हैं, रैट चूहा, ठीक है ना। देखिए रैट के शरीर पर ना टिश्यू होते हैं, है ना, उसको फिलिया इंग्लिश में कहेंगे टिश्यू। जब रैट का जब देहांत हो जाता है, ठीक है ना, तब टिश्यू इनसे छोड़ करके, इनके शरीर को छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं। और ये कौन सा ये रोग पैदा करती है, प्लेग। तो प्लेग रोग का वहां कौन है, चूहा, यानी कि जब प्लेग रोग जब शुरू हो जाते हैं महामारी के तौर पर, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार चूहा माना जाता है, फिर रैट को मारना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ज्यादा जिस जगह पर ज्यादा चूहे हैं उस जगह पर प्लेग की बहुत ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो ये जो चूहा है ये किस डिजीज का ये वाहक है, तो ये प्लेग डिजीज का वाहक है, ठीक है ना, ये प्लेग डिजीज का वाहक है, ठीक है ना, चूहे से प्लेग होता है, हम ऐसे समझे, ठीक है ना, प्लेग का हिंदी प्लेग होता है। और लास्ट बात क्या है कि फ्लाई, जो घर की जो मक्खी है, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी,
हाउस फ्लाई के कारण भी बहुत सारे बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। हाउस फ्लाई के कारण भी है ना कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे कि टाइफाइड है, कॉलरा है, ये सब पेचिस है, ये सब किसके कारण होते हैं, ये सब हाउस फ्लाई के कारण होते हैं। तो हम एक उदाहरण के तौर पर हम टाइफाइड अभी रख लेते हैं। हम जब हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं कि ये हमारा बेसिक क्लास है डिजीज के बारे में, फिर इसके बारे में ना हम आपको डिटेल तौर पर जाएंगे, मलेरिया, फाइलेरिया, येलो फीवर, हम डिटेल बात करेंगे। तो चलिए, ये हम लोगों ने क्या देखा, ये होस्ट है, ये पैथोजेंस है और ये डिजीज है। तो ये होस्ट के रूप में हम लोगों ने क्या देखा, ये सब जीव है, ठीक है ना। सीसी फ्लाई जीव है, सैंड फ्लाई जीव है, ये सब जीव के द्वारा ये कैरी किए जाने वाले पैथोजेंस है। कुछ नॉन लिविंग्स भी हैं जो कि अलग तरह के पैथोजेंस को कैरी करते हैं, थोड़ा देखा जाए उनको भी। ये तो सभी लिविंग क्रीचर हैं, थोड़ा सा नॉन लिविंग क्रीचर को देख लिया जाए। देखिए, हमारा जो अगला जो कैरियर कहिए या जो भी है उसको रिजर्वायर कहिए, अड्डा कहिए, गढ़ कहिए, ठीक है ना। मिट्टी किस तरह की बीमारी का गढ़ है, ठीक है, नाम तो सुना होगा मिट्टी, पता चलेगा कि मिट्टी में हजारों तरह की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी जो है ना, टिटेनस, टिटेनस के जो जीवाणु होते हैं, टिटेनस के जो बैक्टीरिया होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी का जो मेन जो स्टोर हाउस कह लीजिए, उसको रिजर्वायर कह लीजिए या उसको अड्डा कह लीजिए, ठीक है ना। जो टिटेनस के वायरस कहाँ मौजूद होते हैं, भोजन में, पानी में, मिट्टी में। तो टिटेनस के जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सॉइल में मौजूद होते हैं, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो ये सॉइल जो है, मिट्टी जो है, ये किसका स्टोरेज हाउस है। अगर कहा जाए मिट्टी जो है ये स्टोरेज हाउस है टिटेनस का, इसमें ना, इसमें क्या मिलेगा, टिटेनस के जिम्मेदार बैक्टीरिया, ठीक है ना। टिटेनस के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहां पर मौजूद होते हैं, वो पानी में नहीं, हवा में नहीं, भोजन में नहीं, वो मौजूद होते हैं मिट्टी में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो जिसका कुछ शरीर में कट फट गया है, यदि वो मिट्टी के संपर्क में आता है, डस्ट के संपर्क में आता है, तो उसको टिटेनस होने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब हम आते हैं एयर, ये तो सॉइल वाली बात हो गई। हम आते हैं एयर। एयर भाई, एयर में किस किस तरह की बीमारियों के गढ़ होते हैं, थोड़ा एयर के बारे में बात कर लिया जाए। हवा, तो हवा द्वारा जो हवा में बैक्टीरिया होते हैं, किसके, टीबी के बैक्टीरिया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टीबी के बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेंगे, हवा में मिलेंगे। चलिए, इसके बाद हम आपको कहते हैं मम्स और मीजल्स, ये जो दो खसरा रोग है और गलसुआ रोग है, ठीक है ना। मम्स और मीजल्स, इनके वायरस कहाँ मिलेंगे, मम्स और मीजल्स, ठीक है ना। हम इसके बारे में डिटेल में आगे की वीडियो में हम बात करेंगे, अभी केवल मैं बात को संक्षेप में बता रहा हूं। तो टीबी के जो बैक्टीरिया होंगे आपको मिलेंगे हवा में। जो मम्स और मीजल्स के जो वायरस होंगे, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है ना। ये जो टीबी होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये जो मम्स और मीजल्स होते हैं ये वायरस के कारण होते हैं। इनका बैक्टीरिया और ये जो वायरस का जो मेन अड्डा है वो क्या है, हवा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि कुछ ये नॉन लिविंग्स भी सोर्स हैं जो बीमारियों के पैथोजेंस को अपने साथ कैरी करके चलते हैं। चलिए, अब हम बात को हम आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए, बीमारी फैलने के, बीमारी दो तरह के हैं, हम आपको पहले बेसिक पहले चीजों को लेके चलते हैं। बीमारी फैलने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक बीमारी हमारा होता है कम्युनिकेबल, जिसको कहते हैं संक्रामक बीमारी। बीमारी के पहले टाइप देख लेते हैं, संक्रामक बीमारी, और एक होता है ना, मतलब गैर संक्रामक बीमारी, इसको नॉन कह लीजिए। तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इंग्लिश में कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप बेहतर समझेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज। और जो दूसरा टाइप है ना, जिसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये होंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है।
इसको आप कह सकते हैं कि जो संक्रामक ना हो, ठीक है ना, ये संक्रामक होते हैं और ये संक्रामक नहीं होते हैं। सरल भाषा में आप ऐसे समझें, ये संक्रामक नहीं होते। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा इस वीडियो सेशन में वो कम्युनिकेबल डिजीज पर होगा, ठीक है ना। इससे बहुत और बहुत टाइप के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज समझिए कि ये पूछे जाने मैक्सिमम और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाते कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। चलिए, कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन हो सकते हैं? तो ये बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, वायरस के कारण हो सकते हैं, प्रोटोजोआ के कारण हो सकते हैं, कई कारण है कम्युनिकेबल डिजीज होने के, ठीक है ना। अब कम्युनिकेबल डिजीज किस किस तरीके से फैलते हैं, है ना, ये किस किस तरीके से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन की ओर जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका संक्रमण का तरीका क्या है, ठीक है ना। अभी हम नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज को लेते हैं। इसका हिंदी होता है संक्रामक रोग, ठीक है। पहले हम इनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं, इनका प्रसार कैसे होता है। चलिए, अभी हम देखेंगे कि हमारे जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो किन किन माध्यमों से जाते हैं, तो देखिए इसके दो तरीके हैं, इसके ट्रांसमिशन के दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका है डायरेक्ट, ठीक है ना, और एक तरीका है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट तरीका को देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन को देखते हैं कि डायरेक्ट जो मेथड है ये किस किस तरह से ये फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आता है, इसको छूता बीमारी कहिए। इसमें वैसे बीमारी होती है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से सटा तो उसको बीमारी हो गया, ठीक है ना। ये जो पहला जो बीमारी है वो पर्सन कॉन्टैक्ट विथ पर्सन, यानी कि एक पर्सन यदि दूसरे पर्सन के संपर्क में आता है, जब ही हाथ छू लिया, उसका कोई शरीर का अंग छू लिया तो वो बीमारी हो सकता है, ठीक है ना। इसको छूतहा बीमारी कहते हैं, सीधे डायरेक्ट हो जाता है, छूतहा बीमारी कहते हैं। अब जैसे कि देखिए जितने भी पॉक्स हैं, स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, आप किसी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स हुआ है आप जाकर उससे गले लग लीजिए, किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ है आप जाकर उससे हाथ मिला लीजिए, तो संक्रमण की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप कहिए पर्सन टू पर्सन ये बीमारी फैलते हैं, कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। इसको हम दूसरा शब्दों में छूता बीमारी भी कह सकते हैं। तो इस बीमारी में कौन कौन से बीमारी आते हैं? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट फैल जाए, ठीक है ना, बिना बिचवान के, मतलब बीच का कोई उसमें साधन नहीं रहेगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सीधे फैला सकता है बिना किसी तीसरे को लिए, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन सी बीमारी है? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स आते हैं। इसके बाद आता है रिंग वर्म, जिसको हम लोग दांत खाज खुजली कहते हैं। अब किसी व्यक्ति को दांत खाज खुजली हुआ है, आप उसके संपर्क में जाइएगा तुरंत आपको भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम दांत खाज मान लीजिए, ठीक है। लिप्रोसी जो कुष्ठ बीमारी है, माना जाता है कि वो किसी पर्सन के संपर्क में आने से वो फैल जाए, ठीक है ना। कुष्ठ रोग जो होता है वो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप थोड़े समय के लिए अगर किसी कुष्ठ रोगी के संपर्क में आते हैं तो आवश्यक नहीं है कि आपको कुष्ठ हो ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं, देखिए अब कुछ ये तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रिंग वर्म आप समझ रहे हैं, लेप्रोसिस समझ रहे हैं। देखिए एक बीमारी है सिफिलिस, सिफिलिस और गोनोरिया, सिफिलिस और गोनोरिया, ठीक है ना। इसको आप ऐसा समझिए गोनोरिया, ठीक है ना। ये भी जो है ना पर्सन टू पर्सन ये फैलते हैं, ये एसटीडी कहलाते हैं, ठीक है ना।
ये जो दोनों है ना, ये एसटीडी कहलाते हैं। ठीक है ना, ये पर्सन टू पर्सन ये फैल सकते हैं। इसके अलावा हम बात आगे की ओर ले जाते हैं। देखिए, माउथ टू माउथ, यदि कोई व्यक्ति जिसको ये अगर बीमारी है पायरिया, देखिए पायरिया बीमारी जो होता है ये किसके कारण होता है? इसके लिए जिम्मेदार है एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजीवालिस, जिंजी जिंजी जिंजीवालिस। थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक बीमारी है हमारे दांत का बीमारी है पायरिया। पायरिया में क्या होता है कि मसूड़ों से दांत से ना ब्लड आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कारक क्या है, पैथोजन क्या है? एंटमीबा जिंजीवालिस। ठीक है ना, अगर ये किसी व्यक्ति को है, अगर किसी व्यक्ति के अगर मुंह में पायरिया है तो उसमें जाहिर सी बात होगी उसमें एंटमीबा जिंजीवालिस होगी। यदि उस व्यक्ति को किस किया जाए तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा है ना, उसको भी ये एंटमीबा जिंजीवालिस उसके अंदर चला जाएगा। तो ये सब जो बीमारियां हैं, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रिंग वर्म, लिप्रोसिस, सिफिलिस, गोनोरिया और ये पायरिया, ये कौन से ये बीमारी हैं? ये डायरेक्ट होते हैं, ठीक है ना, ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से होती है, इसको छूता बीमारी के कैटेगरी में रखा गया है। चलिए कुछ और भी हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन को देखते हैं, ये तो सीधे पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो गया। ठीक, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन का तरीका है डायरेक्ट अभी तरीका में ही, एक तो हो गया पर्सन टू पर्सन। अभी हम लोगों ने क्या देखा? पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये तुरंत फैला सकता है, ठीक है ना, संपर्क में जो ही आएगा वो उसको वो बीमारी हो जाएगा। चलिए, सेकेंड क्या है ना, इसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका माध्यम क्या है? यानी कि खांसने से, छींकने से, यहां तक कि बात करने से भी ये बीमारी फैलेगा, ठीक है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या क्या आता है? खांसना, छींकना, बोलना, बात करना तक, बात करने तक से बीमारी हो जाएगी। अब भाई ऐसा कौन कौन सा बीमारी है? आप किसी टीबी के रोगी को अपने सामने बैठा लीजिए, आप उसको टच मत कीजिए, बात कीजिए उससे, एक बजाय खांस दिया, छींक दिया, तो संभवतः आपको भी टीबी हो सकता है यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाले रोग भाई कौन है? टीबी है, ठीक है ना। चलिए, निमोनिया, आप किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाए, आप उसे सटिए नहीं, आप उसके केवल बात कीजिए, केवल उसको खांसने दीजिए, छींकने दीजिए, संभवतः आपको भी निमोनिया हो सकता है। तो चलिए, ये निमोनिया कौन सा बीमारी है? तो ये निमोनिया जो है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जितने भी कोल्ड हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, अब सर्दी जुकाम वाले व्यक्ति के आसपास में आप रहते हैं, आपको भी सर्दी जुकाम हो सकता है, तो कॉमन कोल्ड मान के चलिए, कॉमन कोल्ड, जिसको हम सर्दी भी कहते हैं, जुकाम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किस तरह से फैलते हैं? ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, मतलब कि खांसने से, छींकने से, बात करने से ये बीमारियां फैलती। चलिए, ये तो हो गया ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तीसरा जो तरीका है, देखिए, मदर से बच्चे में जाना। यदि एक प्रेग्नेंट महिला है, वो अपने बच्चे को कौन सी बीमारी दे सकती है? ठीक है ना, एक प्रेग्नेंट मदर जो है अपने बच्चे को बीमारी दे सकती है, उसका नाम है जर्मन मीजल्स, उसका नाम है जर्मन मीजल्स, ठीक है ना। जर्मन मीजल्स वायरस के द्वारा होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। और एक बीमारी है सिफिलिस, सिफिलिस के बारे में अभी बताया हूं कि सिफिलिस एसटीडी भी है, यौन संक्रमण बीमारी भी है, और सिफिलिस एक मदर से उसके बच्चे में जाने वाली भी बीमारी है। सिफिलिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। ये मदर अपने बच्चे को जो फोएटस के रूप में है वो पास कर सकती है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है ना। तो वाया प्लेसेंटा, ठीक है ना, वाया प्लेसेंटा ए प्रेग्नेंट वुमेन कैन पास
जर्मन मीजल्स एंड सिफिलिस टू हर बेबी वाया प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो ये जर्मन मीजल्स हैं जो कि डायरेक्ट डिजीज के मतलब डायरेक्ट ये ट्रांसमिशन रखते हैं, बीच में कोई हमें साधन की जरूरत नहीं है। तो एक तो है डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जिसको हम छूता रोग कहते हैं, दूसरा हुआ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तीसरा हुआ जर्मन मीजल्स और सिफिलिस। ये जो कि एक प्रेग्नेंट मदर अपने बच्चे को, अनबॉर्न बच्चे को वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकती है, तो जर्मन मीजल्स वायरस के थ्रू होता है। और जो सिफिलिस है एसटीडी के अलावा एक मदर जो है अपने अनबॉर्न बेबी को भी वो दे सकती है, ठीक है ना, प्लेसेंटा के माध्यम से। देखिए अब हमारा जो चौथा जो तरीका है वो है जानवर, अगर एनिमल बाइट, आप मान लीजिए एनिमल बाइट भी एक तरीका है, खासतौर पर रेबीज, ठीक है ना। रेबीज जो बीमारी होती है, ठीक है ना, ये कुछ पागल टाइप के कुत्ते आप ले लीजिए, डॉग ले लीजिए, मंकी ले लीजिए, ठीक है ना, कैट ले लीजिए, इनके काटने से जो रैबिट जो है ना, जो पागल है, पागल डॉग, पागल मंकी और पागल कैट, यदि किसी व्यक्ति को काट दे तो उसको रेबीज होने की 100% संभावना बनी रहती है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट तरीका है डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों का पहुंचना। चलिए अब हम आते हैं इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका भाई कौन कौन सा तरीका है? देखिए इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होते हैं। डायरेक्ट जो तरीका होगा वो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले है कि इसमें रोग व्यक्ति द्वारा सीधे नहीं आते हैं, बीच का कोई इंटरमीडिएट कोई चीज होगा जो उस रोगों को कैरी करेगा और वो एक हेल्दी पर्सन तक वो रोग पहुंचाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो देखा है, ये जो मैं आपको कैरियर्स की बात किया हूं, टीसी फ्लाई ट्रिपेनोसोमा को कैरी करता है और ये डिजीज पैदा करता है। ट्रिपेनोसोमा डायरेक्ट व्यक्ति के पास नहीं आया, ये किस माध्यम से आया, तो सीसी फ्लाई के माध्यम से आया, तो ये इनडायरेक्ट तरीका हुआ, ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट तरीका हुआ। तो इनडायरेक्ट तरीका में एक चीज तो हम लोगों ने देख लिया है कि ये जो कैरियर हैं अपने साथ पैथोजेंस लेके चलते हैं और एक तरह का ये बीमारी पैदा करते हैं। दूसरा तरीका इसमें क्या है, देखिए अब वो बीमारी जो कि पानी से हो, वाटर से हो या फूड से हो, ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट तरीका में आता है। वैसी बीमारी जो वाटर से हो, फूड से हो, वो इनडायरेक्ट बीमारी में आते हैं। इसमें दो बीमारी बहुत ही कॉमन बीमारी है, एक आपका है टाइफाइड, जो फीवर होता है, इसका वाहक कौन है, ये किसके कारण होता है, तो इन्फेक्टेड वाटर और फूड के कारण होता है टाइफाइड। दूसरा जो होता है कॉलरा, ठीक है ना, जिसको हम हैजा भी हिंदी में कहते हैं, ये किसके थ्रू होता है, तो इन्फेक्टेड वाटर के कारण, फूड के कारण होता है। तो ये देखिए अब कहने का मतलब है कि व्यक्ति को डायरेक्ट हैजा नहीं हो सकता है, उसके लिए वाटर और फूड जैसा कोई सोर्स चाहिए, तो ये इनडायरेक्ट में आ गया। हमने किसी व्यक्ति से सीधे हाथ मिला लिया तो व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रिंग वर्म, ये सब चीज हो गए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है। ये व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं हो रहा है, एक माध्यम लेना पड़ रहा है, वाटर या फूड जैसा कोई चीज, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी का बर्तन यूज किया हुआ छू ले, ठीक है, या कपड़ा जो यूज किया हुआ है वो छू ले, तो व्यक्ति को वो बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। ये सब इनडायरेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, ये सब इनडायरेक्ट में आते हैं। आप कपड़ा, बर्तन, ठीक है ना, खिलौना भी इनडायरेक्ट वे में रोगों को फैला सकता है इत्यादि। बाकी के लिए हमने एटसेट्रा वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। चलिए गंदे हाथ से, देखिए गंदे हाथ से अगर हम कुछ खाते पीते हैं, अब तो वो बीमारी तो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आया, गंदा हाथ माध्यम बना, तो ठीक है ना, डर्टी हैंड भी अगर जो चीज है वो भी एक इनडायरेक्ट बीमारी का सोर्स का कारण हो सकती है, ठीक है ना। एस्केरियासिस, थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है एस्केरियासिस। देखिए जो एस्केरियासिस जो बीमारी है, ठीक है ना, ये गंदे हाथ से खाना खाने के कारण होती है, तो ये इनडायरेक्ट बीमारी है, ठीक है ना, इसके लिए हमारा गंदा हाथ एक माध्यम बना।
तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि कुछ वैज्ञानिक, उनका कंट्रीब्यूशन। फिर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज देखा था कि कुछ ऐसे कैरियर हैं जो कि एक खास तरह के पैथोजेंस को लेके चलते हैं और एक तरह का बीमारी उत्पन्न करते हैं। उनसे काफी सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन सी बीमारी डायरेक्ट होती है, कौन सी बीमारी इनडायरेक्ट होती है। ये हमारा डिजीज का पहला वीडियो, बेसिक वीडियो है। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग स्पेसिफिक, जैसे कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग, वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की बात बस इतना ही रहेगा। आप अपने कमेंट को, आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके, फीडबैक मिल सके, पॉजिटिव फीडबैक मिल सके। थैंक यू वेरी मच।